हम लोग बहुत रईस नहीं थे। आई ग्रू अप इन अ स्लम, नो इलेक्ट्रिसिटी। पहली बार ऐसी चमकती लाइट मैंने एनएसडी हॉस्टल में देखी थी। तारे ज़मीन पे कर रहा था, मेरी पहली फिल्म, और मैं आमिर के साथ। और जब सेट पे मैंने बड़ी बड़ी लाइट्स देखी, मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है। मैं खड़ा था, देखा, मैंने बोला यार ये मैं कहाँ पहुँच गया, ये क्या हो गया। आई हैड नेवर इमेजिन दैट आई विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग बॉलीवुड स्टार। एक्टिंग बड़ी अजीब सी चीज़ है। आप लोगों को दोनों तरह से कन्विंस कर सकते हो। आप दिल से कर रहे हो तब भी ऑडियंस देखने वाली कन्विंस हो जाएगी, और आप फेक कर रहे हो, ऊपर ऊपर से कर रहे हो, तब भी ऑडियंस कन्विंस हो जाएगी। मैं लंदन में जिस दिन इरफान का कीमो शुरू हुआ था, उस दिन मैं लंदन उस हॉस्पिटल में मैं पहुंचा था और मैं मिला था। दैट वाज माय लास्ट मीटिंग। आपकी फिल्मोग्राफी में गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम बोल सकते हैं चैप्टर रहा है। उसका किस्सा बड़ा खास है कि रोल कुछ और था, फिर जब शॉट हुआ फिर बढ़ गया। ये शहर थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपसे ज़बरदस्ती भी करवा लेता है। उस समय इसकी कास्टिंग हो चुकी थी। फिर इसमें एक छोटा सा रोल था जो अनुराग ने मैंने किया, तो अनुराग ने मना किया था कि सर आप मत करो, इट्स वेरी स्मॉल रोल। मतलब 2 मर्डर का रोल किया तो 2-3 तो मार ही दूंगा निकल के। फिर गए 2-3 लोग। मेथड एक्टिंग इन इंडिया में इट्स सच अ रैंडमली यूज्ड वर्ड। मुझे बहुत गुस्सा आता है। हमारे यहाँ मेथड एक्टिंग नहीं है, हमारे यहाँ कोई मेथड एक्टर नहीं है, हो ही नहीं सकता। इरफान अंडरस्टूड इट अप टू अ पॉइंट, नवाज अंडरस्टैंड्स इट अप टू अ पॉइंट, बट हमको वैसा करने का मौका नहीं मिला। वो तो मतलब बकचोदी हो गई एक तरह से। हम बहुत जल्दी जल्दी में चीज़ें बनाते हैं। मैं संजीव कुमार जी का बहुत बड़ा एहसान मंद हूँ। उनकी वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ एक्चुअली। जैसे मैं मानता हूँ कि एक फिल्म देख के उस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या हुआ होगा, मेरे को महसूस हो जाता है कि एक माहौल कैसा रहा होगा, खुशी वाला माहौल रहा होगा या टेंस माहौल रहा। फिल्म में झलकता है, जो कैमरे के आसपास हो रहा है वो कैमरे के अंदर दिखता है, वो फिल्म में दिखेगा आपकी। ये चीज़ें थोड़ी हम लोग इन चीज़ों में बात नहीं होती है, होनी चाहिए। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। फ्लैशबैक में आज मेरे साथ एक ऐसी कमाल की शख्सियत मौजूद है जो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है, और इन्होंने सिनेमा को बदलते हुए देखा है। मेरे साथ मौजूद हैं बेहद उम्दा विपिन शर्मा। विपिन सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ यार। क्या चल रहा है आजकल सर? चल रहा है, एक वेब सीरीज चल रही है, एंड अनदर फिल्म इज अबाउट टू बिगिन। इट्स अ कॉमेडी फिल्म विद कपिल शर्मा। ओके, तो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, उस फिल्म के बारे में रक्त ब्रह्मांड चल रहा है, राज एंड डीके की जो प्रोडक्शन हाउस है D2R जी। इट्स अ बिग शो फॉर नेटफ्लिक्स। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, हम उस पर आगे बात करेंगे। हाँ। थोड़ा सा पहिया पीछे ले चलते हैं और शुरुआत से जानते हैं आपकी जर्नी कैसी रही। दिल्ली में आपका जन्म हुआ, क्या कैसा परिवार का माहौल था, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, फाइनेंशियली परिवार कितना स्ट्रॉन्ग था, पापा क्या करते थे, मम्मी क्या करती थी? बहुत ही मतलब हम लोग जैसा बोलते हैं हम्बल बिगनिंग्स इज़ अ वर्ड दैट पीपल नॉर्मली यूज़। हम लोग बहुत रईस नहीं थे। आई ग्रू अप इन अ स्लम, नो इलेक्ट्रिसिटी। पहली बार ऐसी चमकती लाइट मैंने एनएसडी हॉस्टल में देखी थी। एंड देन उसी समय हमारे घर में भी लाइट आई थी। तो जब मैं पहली बार अपने घर गया तो मैं अपना घर नहीं पहचान पाया, बिकॉज उसकी इतना ब्राइट घर देखा नहीं था पहले। तो लालटेन थी ना, तो तो मैं वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। और मुझे बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक़ था। तो ये बात मैं कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ। एक बार एक फिल्म थी, वो आ रही थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि गाना नहीं है, तो मेरा बड़ा मन था देखने का। लेकिन उस दिन मुझे, हम लोग जिन घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती थी, हमारे घर के आसपास जो पक्के घर थे वहाँ जाते थे, तो किसी ने आने नहीं दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने किसी का दरवाज़ा ज़ोर से तोड़ दिया था। गेट दिल्ली में होते हैं ना वो गेट, आयरन गेट्स। तो मैंने वो ज़ोर से मारा तो उतर गया वो। तो मैं बहुत डर गया था कि अभी घर पे बहुत मार पड़ेगी। उस तरह की शुरुआत है। नहीं, वो बच गया, मैं उस दिन नहीं पढ़ी। एक दो बाद में पढ़ी, पहले 1-2 बार पढ़ चुकी थी, या उसके बाद पढ़ी होंगी। क्योंकि माय डैड थॉट कि मेरे को फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं भाग जाऊं घर से। तो बच्चे बहुत भागा करते थे एक समय पे। और दिल्ली के लड़के तो वैसे दिल्ली के लड़के, हाँ, सब भाग के मतलब बॉम्बे पहुंचते थे। तो उनको डर था शायद, तो इस डर की वजह से वो थोड़ा मुझे कंट्रोल करना चाहते थे। मुझे मारा भी 1-2 बार, बट आई नो दैट वाज नॉट हेट्रेड, इट वाज मोर ऑफ हिज वरी अबाउट मी कि यार ये इतनी फिल्में पसंद है, इसको कहीं चला ना जाए। आँखों का भी बोलते, तुम्हारी आँखें अंधे हो जाओगे तुम। आँखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी, मत देखो।
सो इस तरह की शुरुआत रही है। पापा करते क्या थे? रेलवेज में थे। रेलवेज में थे, ओके। रेलवेज में थे। बट रेलवेज में होने के बाद भी स्लम में रह रहे थे आप? हम लोगों को पापा उतनी कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं थे। अच्छा, बहुत ओके। छोटी पोस्ट थी। हाँ। और शायद एक बार मेरी मम्मी ने बताया था कि उनको एक फ्लैट मिला था रेलवे का, मतलब जो उसी उनकी जॉब के हिसाब से, पर बहुत ख़राब था वो, तो उन्होंने मना कर दिया। ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है मुझे पता नहीं, पर ये पता है कि फादर इतने अच्छे रेलवे में इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं थे कि मतलब हम लोगों को एक बड़ा फ्लैट मिलता, ऐसा नहीं था। तो ये जो सिनेमा देखने का शौक था, ये कैसे आगे बढ़ा? पढ़ाई में कैसे आगे क्या बढ़े? पढ़ता रहा। मुझे फिर एक बड़ी कमाल की घटना है। मैं संजीव कुमार जी का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। उनकी वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ एक्चुअली। ओके। तो लाजपत नगर मार्केट में से मैं, छोटी सी गली है, उस गली में से मैं गुजर रहा था मार्केट में, तो फौजी भाइयों के लिए एक प्रोग्राम आता है विविध भारती पे। जी जी जी। तो उसमें संजीव कुमार जी का प्रोग्राम चल रहा था। तो मेरे कानों में ये पड़ा, उन्होंने बोला कि अगर किसी को एक्टर बनना है तो थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। ये मैंने सुन लिया और उसके बाद मैं थिएटर ढूंढना शुरू किया दिल्ली में। फिर मुझे एनएसडी के बारे में पता लगा, तो मैंने तभी तय कर लिया कि मुझे एनएसडी जाना है। और लकीली मैं पहले राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं मनोज वाजपेयी सर का तक नहीं हुआ था पहले राउंड नहीं में? हुआ मनोज तो मुझे मिलता था ना बाहर। अच्छा। हर बार वो रिजेक्ट होके जब आता था मुझे बाहर मिलता था, तो मैं उसको बोलता था कि मनोज, ये तेरा लॉस नहीं है, ये अंदर वालों का लॉस है, तू यू कैरी ऑन, यू डोंट बी डिसहार्टेंड। मनोज आज तक एग्जांपल देता है कि हाउ इंस्पायरिंग इट वाज फॉर हिम कमिंग फ्रॉम मी, बिकॉज उस समय तक थिएटर के सीन में हम लोग काफ़ी काम कर रहे थे, तो मैं हमेशा एनकरेज करता था। तो हाँ, उस तरह से मतलब आई वाज लकी के मेरा हो गया था। एनएसडी में जाके क्या बदला? मतलब बहुत सारे एक्टर्स जिनसे मैं बात करता हूँ जो एनएसडी से पास आउट हैं, जो एनएसडी में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो जब मुंबई आते हैं तो उनको यहाँ का सिनेमा समझ नहीं आता है कि वो जो पढ़ के आए हैं उनके लिए जो एक्टिंग है, उनके लिए जो आर्ट है, वो यहाँ पे एकदम अलग हो जाता है। आपके साथ ये हुआ कुछ? मेरे लिए एनएसडी आने, जब मैं पहुँचा वहाँ, मैंने जब वहाँ पे एनएसडी के प्रोडक्शन देखने शुरू किए, कुछ तो पहले ही देख रखे थे, मुझे फ़र्क समझ में आया कि एक मेन स्ट्रीम सिनेमा की एक एक्टिंग है और एक पैरेलल सिनेमा जिसको बोलते थे उस वक्त, उसकी एक्टिंग है। तो ये दोनों अलग हैं। ये फ़र्क मुझे वहाँ जाके समझ में आया, और एंड आई फेल इन लव विद द ऑपोजिट एंड ऑफ इट, पैरेलल। आई फेल इन लव विद द पैरेलल सिनेमा, कि यार यहाँ जो एक्टिंग है वो रियल है। यहाँ की एक्टिंग वो है जो अंदर से आती है, जो दिल से निकलती है। क्योंकि एक्टिंग बड़ी अजीब सी चीज़ है। आप लोगों को दोनों तरह से कन्विंस कर सकते हो। आप दिल से कर रहे हो तब भी ऑडियंस देखने वाली कन्विंस हो जाएगी, और आप फेक कर रहे हो, ऊपर से कर रहे हो, तब भी ऑडियंस कन्विंस हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस से, बिकॉज ऑडियंस अटैच करती है अपने आप को जो आप बोल रहे हो उससे। तो अगर भाषा समझ में आ गई तो उनको ये तो समझ में आ गया कि आदमी क्या बोल रहा है, या क्या अपने बारे में क्या बोल रहा है, क्या फीलिंग हो सकती है इस बात की, इस डायलॉग की, तो ये सबको समझ में आता है। लेकिन फिर भी एक फ़र्क है। जैसे मैंने एक बार किसी को बोला था कि अगर एक डायलॉग है, बाहर बारिश हो रही है, ये लाइन, मैं बाहर बारिश हो रही है, तो कोई भी हिंदी में बोलेगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार बाहर बारिश हो रही है, दिस इज़ द लाइन, बाहर बारिश हो रही है, इट्स एज सिंपल एज दैट। पर फ़र्क कहाँ पड़ता है, जब एक एक्टर जो इरफान जैसा एक्टर है, अगर वो बारिश के बारे में बोलेगा, बाहर बारिश हो रही है, तो उसका मतलब बिल्कुल अलग होगा। वो बाहर की बारिश की बात नहीं कर रहा है। इरफान जैसा एक्टर बाहर की बारिश की बात नहीं कर रहा है, वो कुछ और बोल रहा है उसके साथ। यहाँ फ़र्क है। ये जो फ़र्क है ना, ये मुझे एनएसडी जाके समझ में आया। पहला जो बोलते हैं ना कि लाइट्स कैमरा एक्शन, टीवी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग भारत एक खोज, और फिल्म में सुनील शेट्टी की फिल्म कृष्णा। नहीं, सुनील शेट्टी की फिल्म नहीं। ओके, ठीक है। तो पहला लाइट्स कैमरा एक्शन, मतलब पहला कैमरा मेरे लिए, मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस एक्टिंग का मुझे इतना शायद याद नहीं है, पर मुझे ये याद है कि जब मैं तारे ज़मीन पे कर रहा था, मेरी पहली फिल्म, और मैं आमिर के साथ, और जब सेट पे मैंने बड़ी बड़ी लाइट्स देखी, मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है। मैं खड़ा था, देखा, मैंने बोला यार ये मैं कहाँ पहुँच गया, ये क्या हो गया। आई हैड नेवर इमेजिन दैट आई विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग Bollywood star. I will be working with him, and I'll be in a situation like this where there are big lights, Amir, the entire unit, you know. मेरे वो सबसे ज़्यादा याद है कि how I just suddenly realized that, you know, you are doing something that you always wanted to. You're doing something that you love doing. वो feeling मुझे ज़्यादा याद है,
आमिर खान के साथ पहली मुलाकात याद है? सेट पे ही हुई थी या उसके पहले मिले थे? हम लोग मेरे सिलेक्शन के पीछे आमिर का बहुत बड़ा हाथ है। आमिर सेलेक्टेड मी, और मुझे याद है मैं जब गया था, मिले नहीं थे कभी, ऑडिशन देखा था आमिर ने मेरा। वो मैंने ऑडिशन ज़बरदस्ती किया था, इसके बारे में भी मैं कई बार बोल चुका हूँ। प्लीज़ बताएंगे एक बार और वो दर्शकों को। क्या था, मैं अमोल के साथ मेरी दोस्ती थी पहले से, और मैंने कुछ बच्चों को हेल्प किया था ऑडिशन में, अमोल को। उसमें दर्शील भी था। 10 बच्चे जो फाइनल चुने गए थे, उनमें 2-3 बच्चों के साथ मैंने फादर का रोल पढ़ा था। तो मैंने अमोल से पूछा कि ये रोल क्या है? तो उसने बोला, यार ये थोड़ा सा अलग मामला है, आमिर विल कास्ट इट एंड यू प्रॉब्ली आर गुड फॉर द हिंदी टीचर कैरेक्टर एंड वार्डन। तो मैंने वो दोनों ऑडिशन किए थे। एक्चुअली ऑडिशन मैंने वो दोनों कैरेक्टर का किया था। ओके। मैंने अमोल को बोला, यार मुझे ये फादर वाला रोल ऑडिशन करने थे। मुझे पता नहीं था कुछ भी, उसके स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता था मुझे, पूरी स्क्रिप्ट नहीं पता थी। एंड ही वॉज वेरी जनरस, ही सेड कर ले। तो मैं रात को 2:30-3 बजे प्रिपेयर करके अगले दिन ऑफिस पहुंच गया। आमिर के कोई नहीं था वहाँ, तो मैंने किसी एक असिस्टेंट को बोला, यार मेरा एक ऑडिशन कर दो। तो उसने बोला, सर ये रोल तो आप नहीं करोगे। मैंने बोला, मैंने रिक्वेस्ट करके लिया है ऑडिशन, मुझे करने दो। मैंने किया। वो असिस्टेंट थी रितु, उसने एक बार देखा, उसने बोला, सर आप अच्छा कर रहे हो, आपको पता है इस थोड़ा सा एक बार और कर लो आप। मैं एक बार और कर लिया, मैं भूल गया। वो मुझे बाद में पता लगा, मुझे सुनील एक असिस्टेंट थे उस समय तारे ज़मीन पे, ही सेट के सर आपका ऑडिशन तो आमिर सर ने गलती से देखा था, मतलब उनको दिखाना नहीं था पर उनके सामने पड़ गया, तो उन्होंने पूछा ये कौन है। तो दैट्स हाउ आई वाज कास्ट। तो मैं मिला नहीं था, और मैं ऑफिस गया था, शायद एक रीडिंग थी या कुछ था। मैं बैठा था ऑफिस में लॉबी में, और तो आमिर के, मैंने देखा उनकी तरफ, वेव किया और वो अंदर चले गए। देन हम लोग दोबारा मिले। एक बहुत पूरी रीडिंग की गई थी स्क्रिप्ट की, अमोल ने नरेशन दिया था पूरी स्क्रिप्ट का, जिसमें काफ़ी लोग थे। तब सेकंड टाइम वहाँ पे मुलाकात हुई। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जब आप एनएसडी के बाद मुंबई आए थे, उसके बाद आप कनाडा चले गए थे? मैं चला गया था, हाँ। मैं क्या हुआ था? क्या खटका था? मुझे ना थोड़ा सा, मुझे, मैं थिएटर किया बहुत सारा, कुछ काम भी किया, लेकिन मुझे ना लगता नहीं था कि मैं एक्टर हूँ। मुझे लगता था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्टिंग क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं बड़ा परेशान हो जाता था कि यार ये क्या करना है, मतलब कैसे करना है, हर चीज़ एक जैसी हो जाती है, या मतलब होता ना एक, फिर बहुत सारे एक्टर्स को के मन में ये बहुत आता है कि यार अगर मैं एक्टर बन गया तो मेरी अपनी पर्सनैलिटी कहाँ जाएगी। डर लगता है कि यार दूसरे कैरेक्टर करते करते हम क्या हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। ये बहुत अजीब सा, ये बहुत फूलिश थॉट है जो नहीं, बट काफ़ी सही है कि आप हर कुछ दिनों में किसी एक कैरेक्टर में हो, तो ओरिजिनल क्या रहेगा? ओरिजिनल आप रहोगे, ओरिजिनल तो बदल नहीं सकता, और वो कैरेक्टर भी आप ही हो एक तरह से, तो ओरिजिनल तो आप ही रहते हो। ओरिजिनल तो रहता है, डर इस बात का कि आप ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, वो डर की कोई बुनियाद नहीं है, देयर इज नो बेसिस फॉर दैट। सो आई ऑल्सो थॉट दैट। फिर मुझे नहीं समझ में आया कि यार मैं, तो इसलिए मैंने एक्टिंग छोड़ दी, मैं फिल्म मेकिंग में जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बिकम अ फिल्म मेकर। मैं फिल्मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। मैं थिएटर भूल गया, मैंने थिएटर बंद कर दिया, मैंने ट्रैवलिंग करना शुरू किया। करते करते ज़िंदगी मुझे ले गई कहीं और, मैं चला गया वहाँ पे। मैंने एक्टिंग बंद कर दी क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा कि यार मैं यहाँ तो फिर बैठता नहीं। तो मैंने फिल्म एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग और ये सब शुरू किया, एंड आई वाज क्वाइट सक्सेसफुल। आई डिड लॉट ऑफ वर्क। मैं इरफान, नसीर भाई, तिग्मांशु धूलिया, ये 3 लोगों से ज़रूर मिलता था जब कनाडा से मैं आता था विज़िट के लिए बीच बीच में। और उसी दौरान इरफान से मुलाकात हुई थी। इरफान ने मकबूल देखने के लिए बोला, मैंने देखी। इरफान ने बोला, यार सिनेमा बदल रहा है। तो मैंने ऐसे ही बोला, यार मैंने एक्टिंग छोड़ी नहीं है, मेरा मन करता है कभी कभी करने का। तो ही सर आ जा, वापस आ जा। तो ऐसे यार अभी कहाँ, इतने साल हो गए बाहर गए हुए, कैसे आऊँगा। बट आई डिसाइडेड कि मुझे आना चाहिए। पर आने से पहले मैं एक अच्छी चीज़ ये की कि मैंने दोबारा ट्रेन किया अपने आप को। मैंने दोबारा एक्टिंग की क्लासेस की कनाडा में। मैंने ये सोचा कि यार तुम एक्टर हो नहीं अब। एक किसी दोस्त ने बोला भी था, अरे छोड़िए, भूल जाइए, आप एक्टर नहीं है। तो किया ही नहीं 10 साल काम आपने अगर, तो आप एक्टर कैसे बोल सकते हो। तो वो मेरे लिए एक अच्छी बात थी कि मैंने अपने आप को दोबारा से ट्रेन किया। मैं फिर से सब छोड़ के आ गया। आपने एक लाइन बोली कि इरफान साहब ने आपको बोला कि सिनेमा बदल रहा है। क्या मतलब इसका, मतलब किस लिहाज से सिनेमा बदल रहा था? उस दौर में मैं यहाँ था नहीं, तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना मालूम है कि वो आई थिंक वो एक ऐसा दौर था जहाँ पे बहुत अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी। शायद इरफान इस बात को, और इरफान के मेरे बीच में एक्टिंग को लेकर बात बहुत होती थी। हम लोग जब भी मिलते थे बात करते थे।
फिल्म उस तरह से बदल, शायद इसलिए उसने बोला कि अब मतलब इस तरह की, जैसे सत्या भी शायद उसी दौर की फिल्म है, मकबूल, ये सारी फिल्में शायद कुछ एक नया ट्रेंड लेकर आ रही थी, एक नई शुरुआत हो रही थी, एक वो बॉलीवुड जो दूसरे वाला था उससे शायद अलग हटके एक नया बॉलीवुड क्रिएट हो रहा था उस वक्त। मुझे लगता है कि शायद सत्या और ये शायद ऐसी फिल्में जिन्होंने पैरेलल और कमर्शियल सिनेमा को बीच का, हाँ, कंबाइन किया, बिल्कुल है ना? आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली, यू नेल्ड इट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, कि लोगों को थोड़ा सा लगा कि यार दोनों का मिश्रण बहुत अच्छा हो सकता है, जो सही भी था। आई थिंक इट प्रूव्ड इट आल्सो। इरफान साहब से आपकी दोस्ती कैसे हुई और आखिरी बातचीत याद है, क्योंकि वो नहीं है तो? यार दोस्ती तो हॉस्टल में हुई थी, एनएसडी। हाँ, एनएसडी हॉस्टल में ही थे हम लोग सब। आप लोग तो बैचमेट मिलते थे क्या? नहीं, हम लोग बैचमेट नहीं थे, हम कंटेम्प्रेरीज हैं सब। अच्छा, ओके। तो मिलते थे, बात होती थी। फिर पता नहीं, मैंने एक बॉम्बे आया था एक सीरीज़ करने के लिए, इरफान भी शायद अभी शिफ्ट हो रहा था उस वक्त। तो इरफान ने मुझे बोला था यार तेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे काम, तू बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा इरफान ने बोला था मुझे। तो अभी मैंने उसको बोला था कि यार तू इंस्पायर करता है मुझे इतना ज़्यादा, मैं मतलब आई ओ यू, दिस इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम यू एक्चुअली। दोबारा जब एक्टिंग की बात आई तो यहाँ मुलाकात हुई। आखिरी मुलाकात बड़ी थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, अच्छी थी भी और नहीं भी थी, दोनों था एक्चुअली। मैं लंदन में जिस दिन इरफान का कीमो शुरू हुआ था उस दिन मैं लंदन उस हॉस्पिटल में मैं पहुंचा था और मैं मिला था। दैट वाज माय लास्ट मीटिंग विद हिम। वो था नहीं कमरे में, बाहर गया होता, कॉफ़ी पीने गए थे वो लोग, सुतप्पा, अनूप द फिल्म मेकर। और मैं कमरे में घुसा तो देखा रूमी का बुक था एक इरफान के बेड के पास। ये असीम साहब ने अपनी बुक में भी ये वाला जिक्र किया है। मैंने रूमी की बुक देखी और खाली कमरा देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार इरफान इज़ इन अ गुड मेंटल स्पेस। तो बाहर आया तो ही केम बैक, फिर हम लोग काफ़ी बातें हुई हमारी, बैठा रहा मैं वहाँ काफ़ी देर हॉस्पिटल में। दैट वाज माय लास्ट मीटिंग। जितने लोगों से बात होती है वो बोलते हैं बहुत ही जिंदा दिल आदमी था भाई वो आखिरी वक्त में भी जब इतनी सारी चीज़ें चल रही तो भी वो सिनेमा की बात कर ररे हैं यार। हाँ, छोड़ ना, बिल्कुल। ये बता तू तो ये उनके उस समय अनूप और इरफान के बीच में बहुत बड़ी गहरी बातें चल रही थी। मैं वहीं था और हाँ, इरफान का जिंदा दिली तो बहुत कमाल की थी। वहाँ की नर्सें उस हॉस्पिटल में, कुछ नर्सें इंडिया से थी, कुछ नर्सेज हॉस्पिटल की, तो वो आके इरफान के साथ खूब बात करते थे। तो इरफान वॉज वेरी हैप्पी दैट उन लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता था। मुझे बोला भी यार ये सब मैं ना इतना खा रहा हूँ, ये लोग, उनको लगता होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। ही वॉज स्टिल एट हिज ह्यूमरस बेस्ट एज ऑलवेज। ठीक है, कनाडा से वापस आए, इरफान साहब को क्रेडिट दिया, तारे ज़मीं पर यहाँ पे आई, उसके बाद क्या बदला बतौर एक्टर? कुछ नहीं बदला लंबे समय तक। मतलब एक नई स्ट्रगल शुरू हुई टू अवॉइड द क्लीशे ब्लाइंड कास्टिंग, टू अवॉइड द टिपिकल एंग्री फादर रोल्स एंड व्हाटएवर। वो बड़ी लंबी स्ट्रगल रही है अब तक। मेरा सबसे वो था कि यार मुझे अलग अलग तरह के रोल्स करने हैं, मुझे एक टिपिकल जो होता है टाइप कास्ट मुझे नहीं होना है। हुआ भी बीच बीच में, कभी कभी अभी भी लगता है कि यार कुछ रोल ऐसे हैं, पर कई बार आपको बैलेंस करना पड़ता है। ये शहर थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपसे ज़बरदस्ती भी करवा लेता है, वो भी है एक पहलू इस शहर का, वो भी है। तो यू नो, बट आई एम इन अ मच हैप्पियर स्पेस नाउ। फिल्म में रिजेक्ट करना आसान है, क्योंकि जब आप जैसे तारे ज़मीन पर एक गुस्सैल फादर जिसको लोग प्रोड्यूसर्स या मेकर्स या दर्शक अब उस तरह से देख रहे हैं, अब वैसे ही ऑफर्स आ रहे हैं बाकी भी। अब क्योंकि वो रिजेक्ट करना है, अगर मना कर देंगे तो वो शायद वो जो मेकर्स हैं वो दोबारा काम ना दें। हाँ बिल्कुल। और कर देंगे तो टाइपकास्ट होते जाएंगे। बिल्कुल, दोनों तरफ उस चीज़ को कैसे बैलेंस किया? नहीं कर सकते उसको बैलेंस, आप किसी और की फीलिंग्स को तो बदल नहीं सकते। तो काफ़ी लोग नाराज़ भी होते हैं, जेन्युइन भी है। अगर मैं भी किसी एक्टर के पास बहुत उम्मीद से जाता हूँ और वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो मुझे भी लगता है कि यार मेरे को बिकम्स अ काइंड ऑफ अ रिजेक्शन, पर्सनल रिजेक्शन ऑल्सो, सो आई डोंट ब्लेम देम। तो हाँ, वो सब भी है, वो सब भी बट इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रगल, यू कांट। मैं एक बीच में मैं बोलता था कि फिल्म इंडस्ट्री आपको ना एक तरह से इस्तेमाल करना चाहती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यू स्टैंड अप एंड से नो आई डोंट वांट टू बी यूज्ड लाइक दिस, आई वांट टू बी यूज्ड लाइक दिस, इफ यू वांट टू यूज मी लाइक दिस, तो बेनिफिट होगा, फिल्म को भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। वो थोड़ा सा आपको उसके लिए यू नीड टू नो विच स्पेस दैट
you want to create for yourself, where you going, what kind of actor you want to become. क्योंकि आसान है ना, थोड़ा सा आसान है, मतलब आप अगर करते जाओ सभी कुछ तो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट मेरे से हुआ नहीं, होता नहीं मुझसे. आपकी फिल्मोग्राफी में गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम बोल सकते हैं चैप्टर रहा है. उसका किस्सा बड़ा खास है कि रोल कुछ और था, फिर जब शॉट हुआ फिर बढ़ गया, वो कुछ बताएंगे दर्शकों को मैं इस बारे अनुराग में? से मेरी एक लिस्ट थी जब मैं नया नया आया था कि मैं इन फिल्म मेकर के साथ काम करना चाहता हूँ. अनुराग वाज देयर ऑन द टॉप 2-3 नेम्स. तो मैं बड़ी कोशिश करते फाइनली मिला. उस समय इसकी कास्टिंग हो चुकी थी, तो अनुराग ने मुझे बोला सर इसकी कास्टिंग तो हो चुकी है. फिर उसमें एक छोटा सा रोल था जो अनुराग ने जो मैंने किया, तो अनुराग ने मना किया था कि सर आप मत करो, इट्स वेरी स्मॉल रोल. तो मैंने बोला अनुराग को यार 1-1.5 साल और वेट करना पड़ेगा, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस वन, दिस इज़ गुड, आई डोंट माइंड डूइंग ए स्मॉल रोल, तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिल रहा है, दैट्स गुड इनफ. तो किया. पहले दिन जब मैं सेट पे था बनारस के बाहर, हम लोग शूट कर रहे थे, एंड फर्स्ट शॉट के बाद अनुराग ने मुझे आके बोला सर मैं कुछ करूँगा सर ये रोल के साथ, कुछ बनाऊँगा सर. ऐसा ग्रेट यार. तो काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज्ड हैं. थप्पड़ वाला सीन, पंकज मेरा पीछे भागता है, वो कहाँ गाड़े टाइमिंग बड़ी कमाल की, क्योंकि आप पीछे देख नहीं रहे हो. और वो एक ही टेक था या मल्टीपल एक ही टेक है वो. ओ वाओ. हम वो पहले टेक में ही हो गया था. कुछ था, कुछ पता नहीं क्या था, मैंने पीछे नहीं देखा, सामने ही देख रहा हूँ. कुछ था कि भाई हाथ में आ गया है चप्पल, भाग लो. उस फिल्म की तो मीम्स भी, मतलब मीम मटेरियल में तो एवरग्रीन फिल्म है वो. हाँ, तीनों उसके, वो वाला और थप्पड़ वाला, ये काफ़ी पॉपुलर मीम्स रहे हैं. आप तक आते हैं मीम्स वगैरह? हाँ, आते रहते हैं. लोग भेजते रहते हैं कि देखो नया आया अभी एक. लगता है सोशल मीडिया से फ़ायदा हुआ एक्टर को या नुकसान हुआ है? पर्सनली एक्टर्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा मतलब स्पेस मिलता है, बहुत सारे लोग आपकी चीज़ों को देख सकते हैं, उससे तो फ़ायदा है. फ़ायदा तो है, बट सोशल मीडिया का एक डैमेज भी, नुकसान भी है. क्या? वो नुकसान ये है कि जैसे कई बार अभी लोग बोलते भी कि यार एक्टर्स को कास्ट करने से पहले लोग देखते हैं कितने फॉलोअर्स हैं. सो दैट्स स्टूपिड यार. मतलब आपको कभी इस चीज़ का नुकसान हुआ क्योंकि आप सोशल मीडिया पे ना के बराबर एक्टिव हो? हाँ, मैं इतना एक्टिव हूँ. हाँ, और नहीं भी हूँ. मैं एक्टिव हूँ, पर मैं इतना वो नहीं करता. मतलब मैं अभी मैंने एक चाय पी, इसका पोस्ट डालूंगा, ये नहीं करता. मुझे पर्सनली ऐसा कभी मतलब लगा नहीं कि कोई इसलिए कास्ट नहीं करेगा कि मेरे फॉलोअर्स नहीं. मेरे साथ नहीं हुआ, पर मैं सुनता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं इसके बारे में. आमिर खान और अनुराग कश्यप, क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों के साथ काम करने में? दोनों एक्टर्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. आमिर देखता है आपको, एंड ही मतलब एक्चुअली इज़ वेरी फनी. ना आमिर ना अनुराग डायरेक्ट नहीं करते एक्टर्स को. मतलब किया नहीं, आमिर ने तो एक फिल्म डायरेक्ट की है तारे ज़मीन पर, बट इन दैट ऑल्सो ही नेवर डायरेक्टेड अस. कि मतलब होता ना कि एक डायरेक्शन, हम जो कर रहे हैं उसी में से कुछ निकल रहा है. अनुराग का भी ऐसा ही है. अनुराग डजंट डायरेक्ट एक्टर्स. अनुराग का कास्टिंग में हो जाता है मामला. उसको पता है कि मैंने कास्ट कर लिया है, करेक्ट कास्टिंग हो गई है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. विच इज़ ऑल्सो ट्रू, बिकॉज इफ़ यू हैव द राइट पर्सन फॉर द राइट रोल, नेचुरली रोल अपने आप ही बनता जाएगा. तो दोनों बहुत पैशनेट और कंपैशनेट लोग हैं. आमिर अपने एक्टर से बहुत प्यार करता है, अनुराग एक्टर्स को बहुत प्यार करता है. तो दोनों में ये भी एक सिमिलरिटी है. अनुराग कश्यप के बारे में मैं उनसे बात भी की है, और जितना उनके बारे में सुना है, वो सीन्स को ना इम्प्रॉप होने देते हैं. जैसे आपने भी बताया कि वो एक्टर को लिबर्टी देते हैं कि अगर आपने कुछ डायलॉग बोल रहे हो उसमें कुछ और एड ऑन भी कर दिया तो हिल थिंक कि अच्छा ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये काम का है, या रख सकते हैं, हटा दें. आमिर खान के साथ कैसा है? वो एकदम स्टिक टू द स्क्रिप्ट, या अगर उस स्क्रिप्ट में तो हम स्ट्रिक्ट ही थे, क्योंकि स्क्रिप्ट भी ऐसी थी, उसमें इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन का चांस था नहीं. सो आई थिंक नॉट, उसको स्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं कि कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो बोलते हैं कि लिखा हुआ जो है वही बोलना है. दैट्स फाइन. मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है. अगर सीन्स इस तरह के हैं, कैरेक्टर्स इस तरह के हैं कि आपको इम्प्रोवाइज करके और बहुत कुछ मिल सकता है, तो बिल्कुल करना चाहिए. वो दोनों ठीक हैं अपनी अपनी जगह पे. डिपेंड करता है, रियली डिपेंड करता है. जैसे अभी मैं रक्त ब्रह्मांड कर रहा हूँ, उसमें जो डायलॉग्स हैं बड़े शुद्ध हिंदी वाले हैं. अब उसमें क्या इम्प्रोवाइज करोगे आप नहीं कर सकते. यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड्स. तो वो फिर उसकी स्ट्रेंथ है, वो ऐसे ही होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं करना चाहिए. रियली डिपेंड्स. मैं अगर इम्प्रोवाइजेशन में मैं बिलीव करता हूँ, पर मैं वो
बेकार की इम्प्रोवाइजेशन में बिलीव नहीं करता कि आपको सिर्फ इम्प्रोवाइज करना तो आप कुछ भी बोलते रहो, उससे वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, वो तो मतलब बकचोदी हो गई एक तरह से। क्या कोई बोल रहे हो? कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लगा हो कि यार अविनाश मेरे पे ये बड़ा हावी सा रहा, वो चैलेंजिंग रहा हो एज एन एक्टर, या फिर वो बस गया हो? जैसे बहुत सारे एक्टर्स जिनसे मेरी बात होती है जो अधिकतर नेगेटिव शेड्स में रहे हैं, वो बोलते हैं कि बहुत बार लोग भी हमें वैसे ही समझने लगते हैं, या बहुत बार हम भी वैसे ही प्रोसेस करने लगते हैं चीज़ों को लेके। खुद तो मैं नहीं करता ऐसा प्रोसेस, हम्म। नहीं तो फिर तो मतलब 2 मर्डर का रोल किया तो 2-3 तो मार ही दूंगा निकल के फिर गए 2-3 लोग। वैसा तो मैं बिलीव भी नहीं करता उसमें हाँ। यार, ये सिर्फ कहने की बातें हैं ऐसा कुछ। हम्म। मतलब हमारे यहाँ ना इस लेवल पे इस इंटेंसिटी की एक्टिंग करने का मौका हमको नहीं मिलता है। हम्म। हम बहुत जल्दी जल्दी में चीज़ें बनाते हैं। हॉलीवुड में है वो जो पूरा एक तो मेथड एक्टिंग इन इंडिया में, इट्स सच अ रैंडमली यूज्ड वर्ड। मुझे बहुत गुस्सा आता है। हमारे यहाँ मेथड एक्टिंग नहीं है, हमारे यहाँ कोई मेथड एक्टर नहीं है, हो ही नहीं सकता, बिकॉज पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है, स्क्रिप्ट्स बहुत जल्दी जल्दी लिख के तैयार हो जाती हैं, शूट शुरू हो जाता है। मेथड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हम लोग को अभी मतलब उसका मालूम नहीं है मेथड एक्टिंग। हम में से यहाँ किसी को नहीं पता अभी। इरफान अंडरस्टूड इट अप टू अ पॉइंट, नवाज अंडरस्टैंड्स इट अप टू अ पॉइंट, बट हमको वैसा करने का मौका नहीं मिलता है, इतना टाइम ही नहीं है ना, उसके लिए टाइम चाहिए। जब भी फिल्में कोई भी आती हैं, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, अक्सर जो एक्टर्स होते हैं उनकी फ़ीस का जिक्र होता है। इसने 100 करोड़ लिया, इसने 200 लिया, इसने 20 लिया, इसने 50 लिया, और फिल्म का कहीं ना कहीं एक दारोमदार भी उन पे आ जाता है। जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर एक्टर्स वर्ड यूज़ होता है, मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है हर कोई एक्टर ही है, उन लोगों पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप कराने की? और फाइनेंशियली क्या उस फिल्म के हिट या फ्लॉप होने से उन पे भी असर पड़ता है? आप पे कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल पड़ता है, मैं तो उस जोन में नहीं हूँ। हम्म। मतलब बिल्कुल पड़ता है कि आजकल थोड़ी बातचीत भी होने लगी है ना इस पे, ये जो एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सपेंसेस हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कि बड़े जो एक्टर हैं, स्टार्स, उनका उनका जो Entourage वाली स्टाफ जो है, चीज़ें हैं, उनका हाँ। जो इतना बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उधर जाता है। हम्म। उसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी फिल्म का एक मेजर हिस्सा इन सब चीज़ों में चला गया तो आपके पास जो बाकी पैसा बचा है उसमें आप फिर अपना बेस्ट कैसे करोगे? उसमें फिर आपको हो सकता है कि बेस्ट ना मिले आपको, फिर उससे एक एक्टर, अगर बहुत अच्छा एक्टर आपको चाहिए लेकिन आपके पास उतना बजट नहीं है उसको देने के लिए, आप आफ्टर द मेन कास्ट, आफ्टर द स्टार कास्ट, तो आप उसकी जगह किसी और दूसरे एक्टर को लेके आओगे जो उतना अच्छा नहीं है, तो आपकी फिल्म को नुकसान होगा ही। और वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों का ना चलने का, बिकॉज हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि फिल्म में एक आदमी जो छोटा सा काम करता है ना, छोटा सा रोल करता है, वो भी उतना ही अहम है जितना मेन स्टार अहम है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क आपको पर्दे पे दिखता नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली ऑडियंस को पता लगता है। जैसे आप अगर खुद अच्छे सिंगर नहीं हो, लेकिन आपको अगर म्यूज़िक अच्छा लगता है, आप म्यूज़िक समझते हो, तो आपको बेसुरा म्यूज़िक तुरंत समझ में आ जाएगा। आप गा नहीं सकते खुद, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा गड़बड़ है यार कुछ। आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते यार ये इसमें सा कोमल था, रे कोमल था, ये आपको नहीं पता, पर आपको ये पता कि यार कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ खटका है, कुछ खटका है। हाँ। फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल, फिल्में भी बड़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है देखना। जो ऑडियंस है ना उसको पता लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हुआ है यार, ये डायलॉग मतलब पहुंच गया उन तक। बाहर बारिश हो रही है ये समझ में आ गया उनको, लेकिन बाहर बारिश क्यों हो रही है ये नहीं समझ में आ रहा उनको, तो वो उनको पता लगेगा। ये जो चीज़ें ना बड़ी सटल होती हैं, ये बड़ी सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं होती, कोई बात भी नहीं करता इन चीज़ों के बारे में। जैसे मैं मानता हूँ कि एक फ़िल्म देख के मैं उस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या हुआ होगा मेरे को महसूस हो जाता है ये, कि एक माहौल कैसा रहा होगा, खुशी वाला माहौल रहा होगा या टेंस माहौल रहा, फिल्म में झलकता है। जो कैमरे के आसपास हो रहा है वो कैमरे के अंदर दिखता है, वो फिल्म में दिखेगा आपकी। ये चीज़ें थोड़ी हम लोग, इन चीज़ों में बात नहीं होती है, होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, तभी मैं आपसे ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ। जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स को लेके दो चीज़ें बोली जाती हैं। पहला, उनकी फीस पे इतना कोई ध्यान नहीं देता, रीज़न दे दिया जाता है अरे ये तो हर दूसरी तीसरी फिल्म में है ना। मेरा पहला एक्सपीरियंस सुनाता हूँ तुमको। नया नया आया था मुझे, एक फ़िल्म थी, नाम नहीं लूँगा। उस फिल्म में मैंने एक अमाउंट कोट किया था। उस फिल्म के एक लाइन प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे बोला सर आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? आपको डायलॉग ही तो बोलने हैं। तो मैं शॉक हो गया, डायलॉग बोलने हैं इसका मतलब मैं कम पैसे मांगूँ? तो मैंने बोला मैं इतने पैसे में डायलॉग बोलता हूँ, आप
दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो आप किसी और से, यही डायलॉग आप किसी और से बुलवा लो। हम्म, तो वो किसी और से बुलवा लेंगे, बट उनको फिर वो नहीं मिलेगा जो मैं ला सकता हूँ। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा लेके आऊँगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, बट देयर विल बी अ डिफरेंस। दैट डिफरेंस यू हैव टू डिसाइड एज अ फिल्म मेकर हाउ बिग दैट डिफरेंस इज are you okay with that actor or this actor? Which actor is gonna give your film that spiritual strength, that film needs? वो किससे आएगी? एक्टर तो दोनों कर लेंगे, डायलॉग तो दोनों ही बोल देंगे, वहाँ फ़र्क है। मेरी अभी बात हो रही थी, एक्टर है विनीत कुमार सिंह, जानता है ना, हूँ। बहुत अच्छे एक्टर हैं। आउटसाइड इनसाइडर वाली बात, नेपोटिज्म वाली बात पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अविनाश, मैं 23 साल से मुंबई हाँ, में मैंने हूँ। देखा ये क्लिप। हाँ, घर नहीं जो, करेक्ट। हाँ, he आज was भी मेरे crying, पास घर नहीं very है। emotional, yeah, I know Vineet very well actually, yeah। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आउटसाइडर्स हैं उनका स्ट्रगल ज़्यादा है? थोड़ा सा तो होगा ही ज़्यादा यार, क्योंकि वो तो एक तरह से हर प्रोफेशन में होता ही है। यू नो, पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड, थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है यार इसमें। इट विल बी फूलिश टू डिनाई इट, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। बट अल्टीमेटली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट, हाउ टैलेंटेड यू आर, हाउ persuasive you are, how much rejection can you take, how deeply you love your work, and all counts. Other things तो will always be there, have always been there, but ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी बहुत बड़े आप किसी बहुत बड़े एक्टर की फैमिली से आते हो, लेकिन आपका काम काउंट करेगा, आपका काम ऑडियंस रिजेक्ट भी कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी फैमिली से आ रहे हो तो आपकी फिल्म या आपकी एक्टिंग को बोला ही जाएगा बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है। पर फिर भी मौके ज़्यादा मिलते हैं ना? मौके ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए भी मिलते हैं कि थोड़ा सा लोगों को रहता है कि यार ये उनके फैमिली से हैं। एक ऑटोमेटिक वो होता है, इट्स ह्यूमन नेचर, वी आर ड्रॉन टू नोन नेम्स, नोन पीपल, यू नो, होता है कि अरे ये उनका यू नो बेटा है या बेटी है, जो भी है, एक अफेक्शन तो रहता ही है, बड़ा नेचुरल सही है वो, उसको डिनाई नहीं कर सकते। बट हाँ, इट्स ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम्स। रिजेक्शंस कैसे झेले आपने? मिले तो ज़रूर होंगे। बहुत सारे यार पता नहीं, मैं आई ऑलवेज बिलीव्ड इन वन थिंग, दैट मैं अपना काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ और करता हूँ। मुझे मतलब मैं उसमें कोशिश करता हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ मैं वहाँ पे। मुझे मालूम है कि वहाँ पे मुझे अपना हार्ट एंड सोल इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा वहाँ। वो मैं बस उसी पे विश्वास करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि यार मुझे अपने काम से प्यार है, मैं करता रहूँगा, बाकी चलता रहेगा और चलता रहा है। रिजेक्शन यू हैव टू टेक इट इन अ गुड स्पिरिट। आपको खुशी हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेना। जब कोई रिजेक्ट करता है तो रीजंस क्या देता है? कभी कुछ ऐसे रीजन बताए जाते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ बोल दिया जाता है कि आप इस फिल्म में नहीं हो, हमें रीजन भी नहीं बताया जाता है। मुझे ऐसा तो डायरेक्ट तो कभी हुआ नहीं, बट आई नो कि कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल OTT इज़ इन्वॉल्व, तो OTT अप्रूव करती है नामों को। जैसे मुझे याद है कि एक बहुत पहले एक फिल्म थी, उसके डायरेक्टर को मैं जानता था, उसमें एक रोल था, बड़ा इंटरेस्टिंग फनी रोल था। तो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के एग्जेक्टिव ने बोला था कि मैं कॉमेडी नहीं कर सकता। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बोला यार कौन सी कॉमेडी की बात कर रहे हो? मैं ये साली ज़िंदगी में बहुत फ़नी कैरेक्टर किया है, साबी भी गैंगस्टर पार्ट 1 में बहुत फ़नी कैरेक्टर किया है, आई हैव प्लेड, आई एम ह्यूमरस, मेरे को सेंस ऑफ, मेरे को आई लव डूइंग कॉमेडीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे सटल ह्यूमर, यू नो, बड़ा एक छुपा हुआ एक ह्यूमर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार आपने मेरा काम नहीं देखा, इसका मतलब, और आपने कमेंट कर दिया कि आप कॉमेडी नहीं कर सकते। कैसे आप ये ना, ये सबके साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी डायरेक्टर ने मान लो एक कॉमेडी बना दी, अब वो बेचारा स्टैम्प्ड हो गया कि ये कॉमेडी ही बना सकता है, उसको प्रोड्यूसर्स चांस नहीं देंगे दूसरी फिल्म बनाने के लिए कि सीरियस भी कर सकता है भाई, ये नहीं देंगे, मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो ये जनरली एक लगभग सबके साथ हो ही जाता है, ये अपने आप ही हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। बट या इट मेक्स यू सैड कि यार काम देख लो, मतलब डोंट टेक। और एक्टर के लिए a good actor wants to explore all kinds of emotions, you know, उसके लिए तो आपको चैलेंज नहीं शायद लेना चाहते कभी कभी लोग, ये भी शायद एक कारण है। क्यों रिस्क लें कि किसी एक्टर को जो कॉमेडी किया नहीं है या शायद ना कर पाए। ये आपने बेबी जॉन देखी? नहीं यार, मैंने नहीं। बेबी जॉन में एक डायलॉग है राजपाल यादव का। राजपाल यादव को मोस्टली हम लोग कॉमेडी के लिए ही जानते हैं।
उसमें एक अच्छा सा एक्शन सीन उनका स्टैब्लिश करते हाँ हुए मैंने आता पढ़ा है, इसके बारे में और वो बोलते हैं कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। हाँ ये बहुत सही है, बहुत सही बात है। अरे कॉमेडी एक्चुअली, कॉमेडी तो मतलब नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जेस्टर या क्लाउन शेक्सपियर के नाटकों में ऐसा मतलब बोलते हैं कि जेस्टर या क्लाउन जो था वो वाइज मैन था एक्चुअली। राजा लोग उसको पास में इसलिए रखते थे कि विजडम लेने के लिए। ही वॉज नॉट अ फनी क्लाउन नहीं था वो विजडम रिप्रेजेंट करता था। कॉमेडी इज वेरी deeply rooted in comedy in a way is the opposite of tragedy, like it, but it's connected. केले के छिलके पे आदमी गिरता तो लोग हंसते हैं, it's a tragedy actually, but ट्रेजेडी, people laugh, so connected हैं दोनों। बतौर एक्टर आपको कौन सा रस सबसे ज्यादा मजा देता, कि रौद्र हो गया, मतलब क्या आपको चैलेंजिंग, क्या मजा क्या देता है बतौर एक्टर कि विनाश इस तरह के अगर रोल हो या ये शेड मेरा बाहर आए तो मजा आता है मेरे को? मुझे कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, खासतौर पे ये सटल डार्क ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इमोशनली अपने आप को एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगता है कि अगर कुछ ऐसा सीन है जिसमें मुझे एक्चुअली रियली मुझे डिग करना है डीप, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। फाइंड इट वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो पर्सनली। एक इमोशन जो जैसे मैं मर्डरर नहीं हूँ, बट मेरे अंदर एक मर्डरर की फीलिंग्स तो हैं, हम सब में होती हैं। हम सभी ना कभी गुस्से में कभी ना कभी ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ रोकता है हमको। जैसे मैं ड्राइव करता हूँ, कभी कभी रोड रेज होता है कि एक ऑटो वाला इधर से आ गया, इधर, तो गुस्सा आता है, एकदम पाँव जाता है। मतलब अगर उस मोमेंट पे अगर मेरा गुड सेंस काम नहीं कर रहा है तो एक्चुअली आई कैन स्मैश अग्री समथिंग। ये वाला जो अगलीनेस है आपकी, ये अगलीनेस ही हुई ना एक तरह से, ये मुझे बाहर दिखाने में मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लगता है कि यार एक ऐसी चीज़ जो हम देखना नहीं चाहते एक इंसान में, उसको बाहर लाना मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इट मेक्स पीपल अवेयर। जो बोलते हैं कैथारसिस, लोग देख के जो अपनी ऐसी चीज़ को जो हम खुद में नहीं देख सकते, बाहर देख के जो हमारे अंदर एक कैथारसिस होता है किसी चीज़ को पढ़ के या किसी चीज़ म्यूज़िक को सुन के या फिल्म को देख के, मुझे वो एक्सप्लोर करने में मेरा बड़ा मन करता है कि यार अपने अंदर की बुराइयों को सामने लाना ये अच्छी चीज़ है एक तरह से। मैंने फरहान अख्तर से एक चीज़ पूछी थी, सेम चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। वो भी बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान है, आप भी एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, वीडियो एडिटर। सबसे ज़्यादा सुकून क्या देता है? जैसे वो बोलते हैं कि अविनाश प्रोड्यूसर होना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर को सबको खुश रखना पड़ता है। आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है जितने भी काम आप करते हो उन सब में? ऐसा नहीं होता कि आप हर समय खुश हो। हर चीज़ में एक थोड़ा सा ऐसा टाइम आता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये मतलब घर जाऊँ, जाके कुछ टीवी पे देख लूँ या 2 घंटा और सो लेता, ये सारी चीज़ें हर जगह पे रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से कंफर्टेबल तो कभी भी नहीं होती। मैं एक्ट ही करता हूँ, तो मुझे और तो इतना वो है नहीं, एहसास है नहीं बाकी चीज़ों का। तो एक्टिंग में यही है कि आपको कई बार बहुत देर तक बैठना पड़ता है, आप वेट करते हो, कई बार अननेसेसरी वेट करना पड़ता है। अगर आप 2-3 घंटा वेट कर रहे हो तो आप मतलब उस समय पे आप कुछ और कर नहीं सकते। और एक्टर्स को एंग्जाइटी बहुत होती है कि यार कैसा होगा सीन, अच्छा हो जाए या क्या होगा, ये सब चीज़ें भी रहती हैं। तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आई डोंट फाइंड देम वेरी काइंड ऑफ कि ऐसा कि डिस्टर्बिंगली चैलेंजिंग तो नहीं मानते कुछ। मानते हो एक्टर होना सामाजिक जिम्मेदारी भी है, कि आपके कैरेक्टर से आप जिस तरह से हो बहुत लोगों तक पहुंच रहा है? या जैसे मेरी बात होती है कुछ लोगों से, बोलते हैं कि एक्टर्स जो ऑनलाइन बैटिंग गेम प्रमोट कर रहे हैं या गुटखा बेच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए उन्हें। और कुछ बोलते हैं पैसे मिल रहे हैं कर रहे हैं, अगर बंद करवाना है तो सरकार से बोलो ना, वो जब बैन लगा देंगे हम नहीं बेचेंगे। आप दोनों चीज़ों को कैसे देखते हो? आपको लगता है ये सही है या गलत है? मैं तो यार उस स्थिति में भी नहीं हूँ कि मतलब मेरे लिए मान लो कोई प्रोडक्ट का ऐड आता है मेरे पास, मैं तो पूरा उसमें देखूंगा उस प्रोडक्ट में क्या है, इज़ देयर समथिंग हार्मफुल, इज़ इट समथिंग बैड। मैं नहीं करूँगा भले ही वो बैन है या नहीं है। स्मोकिंग, मैंने सिगरेट छोड़ी, बहुत लंबा अरसा हो गया छोड़े हुए। तो मैं ये आर्गूमेंट बहुत सुनता था लोगों से, अरे इतना पोल्यूशन भी तो पी रहे हैं तो सब कुछ बंद कर दो ना। तो मुझे लगता है कि यार ये इट्स जस्ट अ लॉजिक, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़।
वो तो बंद होने वाला नहीं है। अरे सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो, हम नहीं पिएंगे, वो भी नहीं होने वाला है। बट यू कीप स्मोकिंग, यू डैमेजिंग योर सेल्फ अननेसेसरीली। तो मेरे को जब ये बात समझ में आई, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं यार, ये तो सिमिलरली अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो नोइंगली यू नो इट्स गोना डैमेज यू, व्हाई वुड यू डू इट? तो मैं तो नहीं करूँगा यार, मैं नहीं प्रमोट करूँगा, मुझे भले कितने पैसे मिले, नहीं करूँगा। और जो लोग कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं यार, उनका कॉल है, देयर कॉल। इफ दे आर हैप्पी विद इट, इफ दे आर कंफर्टेबल विद दैट थिंग दैट दे आर डूइंग दैट, देयर चॉइस। आप किसी को मना थोड़ी कर सकते हो, क्या बोलोगे आप? आपकी एक फिल्म है मंकी मैन, बहुत तारीफ सुनी है लेकिन देखने का अब तक मौका नहीं मिल पाया। मुझे भी दिखा दो यार। है ना? क्या अटक रहा है उस फिल्म में? मतलब इंडिया में आई थिंक रिलीज नहीं हो पा रही है, कुछ CBFC का कुछ। there is nothing officially known about it, that why it's not, but बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली कि बहुत सारे लोग उसको VPN और इस तरह से डाउनलोड करके देख रहे हैं। मैं कितने लोगों से मिला हूँ कि मैं तो उनको बोलता हूँ पाप लगेगा। पाप लगेगा, आपने ऐसी फिल्म देखी। पता नहीं यार, कुछ पता ही नहीं है। Nobody knows, I have no idea, no one knows। मतलब मैं जितना सुना है कि CBFC की तरफ से कुछ अटक रहा है, तो ये चीज़ सही है कि गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, there is no word, there is nothing, there is no official statement। नहीं आ पा रही? Nobody knows, seriously nobody knows। मैं तो मतलब nobody से मेरा मतलब मैं नहीं जानता। हाँ, अच्छा, ओके। और बाकी के लोग भी नहीं जानते, नहीं तो पता होता ना। करेक्ट, हाँ, वो भी है। तो कोई नहीं जानता। ठीक है, आपने तो अगर देखनी हो तो मैं एक तरीका बताता हूँ। बताइए। एयर इंडिया की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, वो पहले लैंड होती हैं एक शहर में, देन दे हैव एन एक्स्ट्रा लेग टू गो अनदर सिटी। तो अगर इंटरनेशनल फ्लाइट लंदन से मान लो अगर दिल्ली आ रही है, तो दिल्ली से बॉम्बे की फ्लाइट में आप मंकी मैन देख सकते हो। ये तो लेकिन बहुत महंगा पड़ जाएगा। देखनी है तो देख, सिनेमा मोहब्बत है तो करना पड़ेगा। डाउनलोड कर लो फिर तो। नहीं, ये VPN से US के किसी अकाउंट में जाके देख सकते हो। पीकॉक एक वो है, वहाँ का ऐप है। तो इफ़ यू हैव अ VPN, थ्रू VPN यू, इफ़ यू नो समवन हु इज इन US, देयर पासवर्ड मांग के उनसे देख सकते हो आप। ये बहुत ही मजेदार है कि पहली बार कोई एक्टर अपनी फिल्म का जुगाड़ बता रहे कि कैसे देखो। मैं भी देखना, मैं चाहता हूँ लोग देखें यार, इतनी बड़ी फिल्म है। और हम लोग सभी एक्टर्स उस फिल्म के बॉम्बे से ही तो हैं, तो हम सब चाहते हैं देखें यार लोग। हमारा काम यहाँ नहीं देखा किसी ने। अग्री नहीं देखा। उसमें आपको जो कैरेक्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना देखा या पढ़ा है, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कुछ हेड है ना? आसान भाषा में हिजड़ा जो बोलते हैं, वैसा कुछ। क्या है कैरेक्टर, कुछ बताएंगे? सेम ही है जो आप बोल रहे हो। हम लोग हिजड़ास हैं, टेम्पल में रहते हैं, वी आर आउटकास्ट्स एंड वी आर ऑल्सो वॉरियर्स, वी ऑल्सो फाइट। तो उस तरह का। एंड आई kind of played a mentor to Dev Patel's character. That's what it is. Okay. एक ये कैरेक्टर और एक आपकी शॉर्ट फिल्म है नाइट क्वीन, जो मुझे बहुत खूबसूरत फिल्म लगी, जिसके बारे में हम लोग अक्सर अभी बात करते रहते हैं। उसमें जो आपका रोल है, हाउ डू यू कन्विंस योर सेल्फ एंड प्रिपेयर योर सेल्फ एज एन एक्टर? उसकी जो राइटर डायरेक्टर है नोरिता दासगुप्ता, शी इज़ ब्रिलियंट। शी इज़ brilliant writer, brilliant filmmaker, very hugely talented. तो when we discussed this idea, तो हम लोग एंथोलॉजी सोच रहे थे, 3 स्टोरी सोच रहे थे along LGBTQI concept in a big city, so different relationships. This was one idea she had. Okay. मैं सुनते ही बोला, मैंने कहा यार आई लव टू डू इट, क्योंकि मैं ना बहुत बार आज से 5-6 साल पहले बहुत इंटरव्यूज में बोलता था मेरा लड़की का रोल करने का मन है। क्योंकि जब आप लड़की बनते हो तो आप बिल्कुल, आपको आइडिया ही नहीं है भाई। बाकी आप गैंगस्टर का आइडिया है आपको, मेल गैंगस्टर, मेल इंजीनियर, मेल डॉक्टर, आप कोई भी मेल कैरेक्टर करते हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो, जान सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। बट टू प्ले अ फीमेल इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ यू, इट्स जस्ट द अदर साइड ऑफ यू। तो वो मुझे एक्सप्लोर करने का बड़ा मन था। एंड लकीली व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट दिस आइडिया, मैंने कहा यार ये करेंगे। तो उससे पहले ये बन गई थी मंकी मैन। तो जब मैं वहाँ से आया था तो मैंने एक साड़ी में, मेरा फोटोग्राफ था, तो मैंने नोरिता को दिखाया एंड शी लुक्ड एट द फोटोग्राफ, शी सेड यार ये तो बहुत कमाल का लग रहा है। तो उसने बोला बनाते हैं हम ये फिल्म। तो हम लोगों ने फिल्म बनाई। वो जो LGBTQAI+ जितने ये हैं जो कम्युनिटी है, बड़े शहरों में तो लगभग अब एक्सेप्टेंस हो रहा है। जो छोटे शहर है वहाँ पे अभी भी इन लोगों को लोग मेंटली आई थिंक समझ नहीं पा रहे हैं। क्या वजह लगती? मतलब
क्या दिक्कत हो रही है? स्टीरियोटिपिकल होता है ना, वैसे ही है ये, बिल्कुल ये है कि लोगों को इग्नोरेंस से ही सब कुछ का जन्म होता है ना। तो इग्नोरेंस है लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल एक अलग कोई एक ग्रीक आदमी आके हमारे मोहल्ले में रहने लगेगा तो हम लोग ग्रीक सभ्यता को नहीं जानते, हम लोग उनकी इस बारे में स्टडी नहीं किया है, कुछ नहीं पता, तो आपको वो आदमी स्ट्रेंज लगेगा। बेटर इज टू रीड, टू स्टडी, टू नो मोर अबाउट इट ना। वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है लोगों को। लोग फिर क्लीशे में बहते हैं, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड होता है। सो दैट्स द रीज़न, देयर इज़ नो नॉलेज, देयर इज़ नो अवेलेबल नॉलेज दैट कुड एक्सप्लेन व्हाई पीपल आर डिफरेंट. It's as they're different, right? But I am also different from you. Agree. So what is the difference between this difference and that difference? It's created by certain elements, social. Sexually norms. वो लोग थोड़े से अलग उनका थॉट प्रोसेस है ना? Yeah. और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बातें होती हैं उसको लेके, मतलब हाउ टू काम योर स्पेसिफिकली इन योर फील्ड. बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं कि स्ट्रगल्स के टाइम पे तो वी इवन थॉट अबाउट डूइंग सुसाइड. ऐसे थॉट्स आते थे, पैसे नहीं रहते थे, सड़क पे रहते थे, ये करते थे, वो करते थे. हाउ यू कोप अप? मेडिटेशन. मेरे लिए पेंडेमिक बहुत बहुत कमाल का टाइम था. मैं बहुत लंबे समय तक आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेडिटेशन. आई हैड नो आइडिया. अब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ. मैंने उस समय काफ़ी इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें ढूंढी, पढ़ी. मैंने विम होफ के बारे में मुझे पता लगा, जो कोल्ड शावर थेरेपी प्रमोट करते हैं और ब्रीदिंग की उनकी एक एक्सरसाइजेज हैं. एक मेडिटेशन का और एक बुटेको मेडिटेशन है विच इज़ वेरी स्लो ब्रीदिंग. एक जो डिस्पेंजा है विच इज़ ऑल्सो अनदर क्वांटम मेडिटेशन. तो मैं ये सब चीज़ें मैंने करके मुझको समझ में आया कि यार दे रियली हेल्प यू. किसी ने ट्विटर पे किसी ने लिखा था, suggest a topic which should be taught right from the schools. I think Ronnie Screw वाला सर ने वो किया था वो. Okay. तो मैंने उसमें लिखा था मेडिटेशन. 5वीं क्लास से मेडिटेशन, 5वीं क्या उससे पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए स्कूल्स में मेडिटेशन. मेडिटेशन ऑल्सो कीप्स यू अवे फ्रॉम ऑल द क्लटर इन द नेम ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी. Meditation cuts all that. It just makes you focus on you. You go deeper inside you. And whatever is there that's the God, ना. बाकी तो created है, बाकी man made है, बाकी बाहर की दुनिया ने क्रिएट किया है. Agree. जो एक्चुअल पावर है इस यूनिवर्स का, वो आपके अंदर है. ये मैं थोड़ा मुझे समझने का मौका मिल रहा है. Meditation, that's the best way to cope anything. ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ welcome. जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए. Thank you, yaar. Thanks for having me. Hi, I'm Vipin Sharma. You're watching me on Bollywood Bubble.